न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत। रतलाम में CM मोहन यादव ने RISC-PM 2025 का किया उद्घाटन। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए देखते खबर विस्तार से। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण की घोषणा पर गहरा असंतोष जताया है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि आखिरी 8 करोड़ बिहारियों की वर्तमान मतदाता सूची को दरकिनार करके नई सूची बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया चुनाव के महज 2 महीने पहले शुरू की जा रही है, जबकि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मतदाता सूची बनाना असंभव नहीं है। तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मंगाए गए दस्तावेज कई बार गरीबों के पास भी उपलब्ध नहीं होते, जिससे उनकी मतदाता सूची ही से नाम हटाए जाने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रतिक्रिया में भयभीत है और उनका उद्देश्य ये है कि गरीब और वंचित तबके के मतदाता वोट देने से वंचित रहे। कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफी डिटेल में एक एक करके है अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समान परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले, उसमें लगभग 2 साल लगे थे।
जो अंतिम हुआ था, तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है बिहार में? हाँ बताइए, बाढ़ बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73% सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा? ये सवाल पैदा होता है। कई नदियां में पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई जगह अलर्ट किया गया है। और इस मानसून के समय क्या लोगों के पास इतना समय है कि चुनाव आयोग को अपना कागज देगा? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग आज से ये कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। 90% से अधिक डीईओ, ईआरओ हैं, उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा, जिसके आधार पर वो ये कार्य करेंगे। यानी अभी तक उन लोगों को वो मतदाता सूची जो है उपलब्ध भी नहीं कराया गया है और काम जो है शुरू करा दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं और कह रहा हूं कि इन लोगों को कोई उपलब्ध मतदाता सूची नहीं कराई गई है। संविधान और लोकतंत्र विरोधी भाजपा और उसकी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु की प्रसिद्ध रथ यात्रा का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। रथ यात्रा खींचने का काम शुरू हो चुका है, जिसमें हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये रथ यात्रा न केवल पुरी के लिए बल्कि पूरे देश और विदेश से आए भक्तों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ के साथ उनके भाई बहन की मूर्तियों को विशाल रथों में बैठाकर सड़क पर निकाला जाता है, जिससे आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतलाम में सीएम मोहन यादव ने RISE PM 2025 का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने RISE MP 2025 यानी क्षेत्रीय उद्योग कैलेश और रोजगार सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि राज्य में स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना, युवाओं को कौशल के जरिए सक्षम बनाना और रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नई विशेष परियोजनाओं की घोषणा की और कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में आर्थिक विकास का केंद्र बनाना है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। शुभागमन हमारे बीच हो रहा है, भरपूर तालियों के साथ हम अभिनंदन करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री VD शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव 2025 की आज शुरुआत होने जा रही है और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, मैं विनम्र निवेदन करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य काश्यप जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है और सम्मानीय अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी में संदीप पात्रा का भावनात्मक बयान। उड़ीसा के जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने एक भावुक और आध्यात्मिक संदेश साझा किया। तीनों रथों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और संप्रदा जी के रथ यात्रा हमारे पीछे खड़े हैं। आज का संदेश बहुत स्पष्ट है। प्रभु कहते हैं, अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं आ सकते तो मैं स्वयं आपके घर आऊंगा। ये रथ यात्रा भक्त और भगवान के बीच उसी आत्मीय संबंध का प्रतीक है। नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये आदि शंकराचार्य जी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिखा था जगन्नाथ अष्टकम में। उन्होंने कहा था, मेरे जीवन का एक भी पल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी चक्षु को खोलूं और आप न दिखें। जब भी मैं अपनी आंखों को खोलूं, नयनों को खोलूं, तो मेरे नयन के पथ पे हमेशा जगन्नाथ महाप्रभु दिखे। इस प्रकार की भक्ति की कल्पना आदि शंकराचार्य महाप्रभु ने किया था। आज जगन्नाथ रथ यात्रा के इस पुण्य अवसर पर आप देख सकते हैं पीछे जो हमारे हैं तीनों रथ विराजमान हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ है, बहन सुभद्रा जी का रथ है, बलदाऊ बड़े भाई बलभद्र जी का रथ है और सुदर्शन जी भी विराजमान है। नंदी घोष, ताड़ध्वजा और दर्प दड़न, ये तीन रथ है। और आज का संदेश क्या है? आज का संदेश है, भगवान कह रहे हैं, अगर किसी कारण से तुम मेरे पास नहीं आ पा रहे हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। और ये केवल भगवान नहीं है, ये सरकार है इस ब्रह्मांड के। तो जो हम कहते हैं ना राजनीतिक भाषा में कि सरकार आपके द्वार आएगी, आज ब्रह्मांड की सरकार उसके भक्त के द्वार पे जा रही है और भक्तों को आशीर्वाद देगी, भक्तों के दुखों को सुनेगी। अपने आँखों से, उनके बड़े बड़े आँख हैं, बड़े बड़े आँखों से वो सबको देखेंगे कि किसका क्या दुख है और किस प्रकार से उनके दुखों का निवारण करना है। और ये सबसे बड़ा जो पर्व है विश्व का, लाखों लोग जो एकत्रित होते हैं, ये एक ही मंत्र है इस महापर्व का। मंत्र है सबका साथ। सभी जाति, सभी धर्म एक साथ यहाँ आ जाते हैं। सबका विश्वास, सबका विश्वास महाप्रभु जगन्नाथ जी के ऊपर है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जगत का कल्याण करेंगे। सबका विकास, महाप्रभु जगन्नाथ जी का एक ही ध्येय है, सबका विकास हो, कल्याण हो और सबका प्रयास। अभी आप रस्सी देख रहे हैं और सभी अभी प्रयास करेंगे कि इस रस्सी में हमारा हाथ लग जाए और हमारे हाथों से रथ को हम खींच के ले जाए। ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास का जो मंत्र है, वो यहीं ओडिशा के रथ यात्रा में पुरी के धाम में चरितार्थ होते हुए दिखता है। ये बारिश कहाँ हो रही है? ये तो इंद्र देवता ने सभी देवताओं का आसन बिछा दिया है। सभी देवता, आप ध्यान से देखिए, सभी देवी देवता विराजमान है ऊपर। कोई बारिश नहीं हो रही है। यह इस प्रकार का माहौल बना दिया है इंद्र देवता ने कि प्रशासन धरती की भौतिक व्यवस्थाएं संभाले। मैं जो वास्तविक आध्यात्मिक और सबसे बड़ी है जो वेदर हम जिसको कहते हैं, उसको मैं संभाल लेता हूं, तो इंद्र देवता ने उसे संभाल लिया है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, आपातकाल कांग्रेस की विरासत है। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, आपातकाल कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना से जुड़ी विचारधारा की विरासत का ही परिणाम था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सोच शुरू से ही केंद्रीयकरण, विरोध की आवाज को दबाना और व्यक्तिवादी शासन की ओर झुकती रही है।
उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल इसी मानसिकता की एक चरम अभिव्यक्ति थी। कि पिछले 2-3 दिन में जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, देश भर में अभियान भी चल रहा है, ये चर्चाएं भी हो रही हैं, आपने बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, समाचार पत्रों में पढ़ी भी हैं, बहुत बार दोहराई भी जा रही हैं, और इसलिए मैं कोशिश ये करूंगा टू प्रेजेंट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बगैर वो दोहराए हुए जो आप पिछले कुछ एक दिन से बार बार सुनते रह रहे हैं, कि उसके पीछे की मानसिकता क्या थी जिसने इमरजेंसी जैसा परिस्थिति को जन्म दिया। दी जेनेसिस ऑफ इमरजेंसी, और जिन लोगों द्वारा इमरजेंसी लगाई गई है, जिस संगठन के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, उसके पीछे की सोच क्या थी। और अगर एक वाक्य में कहा जाए, इमरजेंसी was a cumulative outcome of the legacy of Congress Party right from the date of its birth, which was 28 December 1885, जब A.O. ह्यूम ने इस दल की स्थापना की। वो स्वयं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उनकी मंशा थी टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द न्यू एलीट ऑफ इंडियंस इमर्जिंग आफ्टर मैकॉलेज इंग्लिश एजुकेशन। यानी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में जन्म से ही ना ही मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी, ना ही मातृभूमि के लिए त्याग, और ना ही कोई प्रतिबद्धता। और उसके डीएनए में प्रारंभ से ही परिवारवाद भी था, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक चल रहा है। अवसरवादिता भी थी, अथॉरिटेरियनिज्म भी था, और निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे रख करके स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति भी थी। अब आज का युग तर्क का युग है, ये भी ना लगना चाहिए कि सारे भाजपा वाले ये कह रहे हैं तो ये भी कह गए। सो आई हैव लर्न नॉट टू स्पीक विदाउट एविडेंस। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बार कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर के ढिंढोरा पीटे, और चाहे कितनी भी बुलंद आवाज में अपने आप को स्वतंत्रता के सेनानी कहें, कांग्रेस ने कभी भी आजादी की मांग नहीं की। और ये बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी, बट आई एम सेइंग दिस विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट माय कमांड। 1930 तक कोई एक दस्तावेज नहीं, कोई एक रेजोल्यूशन नहीं जहां कांग्रेस ने ये मांग की हो कि भारत को स्वतंत्र किया जाए या इंडिया डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहां तक कि 1930 में भी अगर कांग्रेस पार्टी कोई मांग रख रही थी तो रख रही थी होम स्टेट, होम रूल, होम डोमिनियन, अर्थात हमारे अधिकारी हों और हमारे अधिकारियों के बीच होम डोमिनियन रूल्ड बाय अ गवर्नर जनरल एंड अ गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश एम्पायर। पहली बार ऑफिशियली कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन आई है जिसमें मांग की गई है इंडिपेंडेंस की, दैट वाज द लाहौर सेशन 1931। वो भी जैसे मैंने कहा कि अवसरवादिता की राजनीति, इसलिए कि सारा 1900 उसी अधिवेशन, जो अधिवेशन मार्च 23 से लेकर के मार्च 26 तक 1931 में हुआ, उसके ठीक 3 दिन पहले मार्च 21 को भगत सिंह को रात के अंधेरे में फांसी लगा दी गई थी। सारा देश भटक उठा था, नौजवान बाहर निकल आए थे, सड़कों में उपद्रव हो रहे थे, कॉलेजों में आगजनी हो रही थी, और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि वो अलग थलग पड़ जाएगी अगर वो इस बात को समझ ना पाए। और पहली बार भगत सिंह की फांसी के बाद जो अधिवेशन हुआ है लाहौर में, उसमें रेजोल्यूशन में लिखा गया कि वी डिमांड इंडिपेंडेंस, अर्थात केवल 17 बरस बचे थे आजादी को। अगर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की जंग लड़ी है तो केवल 17 बरस, और वो भी 17 बरस ऐसे कि जब धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया था कि अब आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। ये बढ़ते हैं अगली खबर की। संविधान को पूरे देश में
प्रदर्शित किया जाना चाहिए, वृंदा करात बोली। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर CPI-M की वरिष्ठ नेता वृंदा कतार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने वर्तमान हालत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, आपातकाल भारत का पहला तानाशाही अनुभव था। हमने उनकी कड़ी निंदा की और उसके खिलाफ दृढ़ता से संघर्ष लिया। आज फिर वही स्थिति नए रूप में लौट आ रही है। वृंदा ने जोर देकर कहा कि संविधान की प्रतिक्रिया देश भर में प्रसिद्धित की जानी चाहिए ताकि लोग समझ सके कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। It's very important that the Constitution copy should be held and should be displayed all over India, because emergency was the first taste of dictatorship. There's no doubt about it. It was the first time that independent India saw dictatorship straight on. And we condemned it and we fought against it. But today, the kind of attack that there is on the Constitution of India, the effort to undermine the Constitution of India at every stage, subverting institutions, subverting democratic rights within Parliament, and targeting certain communities. So it is important, just as we fought the emergency, today the new forms of dictatorship and neo-fascism, which are so clearly visible under the BJP-RSS rule, must be fought. Jayashankar takes dig at Congress over emergency, says party placed one family above nation. There's no doubt about it. At the time of the emergency, Indira Gandhi wanted to concentrate power entirely in her own hands. I think it was also a very severe attempt and a very direct attempt to subvert fundamental rights of the Constitution of India. I don't know whether to say it's one family, because actually what Mr. Jayashankar, if he's a student of history, should know that the emergency was actually supported more strongly by the big guns of industry in India. The emergency was supported by all the big industrialists in India, who gained enormously because of the ban on trade unions, the ban on workers' rights, and therefore it was big business in India which actually gained. And I think Mr. Jayashankar maintains a deafening silence on that, because the government he belongs to today is doing precisely the same thing, subverting the Constitution and helping big business enormously. So big business always loves dictatorship. And Mr. Jayashankar, by not mentioning that, I think is trying to defend his own government's record on this. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एकनाथ शिंदे ने वाराणसी में छात्र संग्रहालय केंद्र का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छात्र संग्रहालय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया और इसे गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र हमारी प्राचीन संस्कृति, वेदों और शास्त्रों की डिजिटलीकरण के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाने और हमारी विरासत को सुरक्षित रखने का प्रयास है। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने। इस दिशा में ये केंद्र हमारे वेदों और शास्त्रों के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ हुआ है और ये हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे जो वेद है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, हमारे पुराने ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, ये देश को हमारे प्राचीन ग्रंथों का एक जो और वेदों का जो पूर्व इतिहास है हमारा, उसे डिजिटाइज करके अभी प्राचीन ग्रंथ और वेद जो आज देखे आपने कि इस धरोहर को यहाँ पर बचाना है, संरक्षित करना है और उनको डिजिटाइज करके ये हमारी नई पीढ़ी है, हमारे देशवासी है,
इनको अवगत कराना, इसके ग्रंथ में से, वेदों में से जो ज्ञान प्राप्त होगा, इससे देश का उद्धार होगा। और मैं एक ही कहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये विश्व गुरु बनाना, इसमें ये शास्त्र संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र, हमारे प्राचीन वेद और प्राचीन ग्रंथों का बहुत बड़ा मूल्य होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसीलिए ये शुरुआत आज भारत में ये पहला शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ये कार्य जो है हमारे आरएसएस के हमारे भुजंग बोबड़े जी ने इसको प्राथमिकता दी है, मैं इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। और हमारे परम आदरणीय मोहन भागवत जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। हमारे रामानंद तिवारी जी है, हमारे पद्मश्री आचार्य हमारे गणेश्वर द्रविड़ गुरु जी हैं, वो भी दयाशंकर मिश्र जी है, हमारे मंत्री जी भी यहाँ पर दयाशंकर जी। ये सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो हमारे भारत का जो युवा वर्ग है, ये इससे जुड़े और हमारी प्राचीन धरोहर को हर जगह पहुंचाए। और मुझे खुशी है कि इसमें योगदान देने का मौका मुझे मिला, और ये मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि महाराष्ट्र में भी हर जिले में ऐसे ये वेद और हमारे वेद और धार्मिक जो ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ है, ये डिजिटाइज होगा। थाने में भी इसका एक बड़ा केंद्र शुरू होगा। और मैं इसीलिए आज के शास्त्र संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव बोले, भाजपा पिछले दरवाजे से कुछ भी कर सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा पिछले दरवाजे से कुछ भी कर सकती है। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के जरिए NRC को लागू करने की किसी भी साजिश की बात करी है तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों, आर्थिक और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे ही पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के जो 19 में वोट डाले थे, 22 में उनका डिलीट हो गया था वोट। उसका जवाब आज तक नहीं दिया और न किसी आरोप पे कार्रवाई हुई है। और अभी जो लूट हुई थी कुंदरकी में, जहां पर CCTV में सब कैद है कि पुलिस के लोगों ने वर्दी उतार करके, प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला। आपका मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का आप सबके पास वो विजुअल्स हैं जिसमें पुलिस वोट रोक रही है, जाने नहीं दे रही है। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने बंदूक से रोकने का काम किया। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ। तो अगर ममता जी कुछ कह रही हैं मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए साजिश षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा। सोचिए आप, कभी बूथ 1500 वोट के होंगे, फिर बूथ 1200 वोट के होंगे। अभी जो गांव मर्ज हो रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से प्लानिंग से मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं। देखिए कौन से गांव मर्ज हो रहे हैं, जिन बूथों पर स्कूलों में जो बूथ बनते थे जिसमें समाजवादी पार्टी के वोट होते थे या बीजेपी के वोट कम निकलते थे, वहाँ पर स्कूल इसलिए समाप्त कर रहे हैं जिससे पोलिंग स्टेशन ही न बन पाए, बूथ का सेंटर नहीं बन पाए। मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूँ
वही बात फिर दोहराता हूँ, लोकतंत्र रहेगा तो संविधान रहेगा, संविधान रहेगा तो हमारी आपके अधिकार रहेंगे, और आपके हमारे अधिकार रहेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साजिश षड्यंत्र करके, अगर आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कुछ आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश कर रही है। और अगर ये बात आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप उन बूथों पर वोट निकालिए जो स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें विरोधी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला होगा। विरोधी पार्टी के लोग वोट न डाल पाएँ, उनका बूथ सेंटर ख़त्म हो जाए, इसलिए स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के डेटा से मिला करके। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद रथ यात्रा में हाथियों ने खोया नियंत्रण, हर्ष सवंगी बोले। भगवान श्री जगन्नाथ भव्य यात्रा के दौरान 16 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए एकत्र हुए। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सवंगी ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि ये यात्रा को लेकर 23,800 से अधिक सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई। उन्होंने बताया कि सुबह के समय यात्रा के दौरान कुछ हाथी अस्थायी रूप से बेकाबू हो गए थे, लेकिन वन विभाग, पुलिस और AMT की टीमों ने कुछ ही मिनटों में हाथियों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। आषाढ़ी बीज के ये पावन अवसर पे महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा, अहमदाबाद शहर की ये रथ यात्रा में लाखों की जनसंख्या 16 किलोमीटर के ये रूट में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पधारते हैं। खास तौर पे राज्य सरकार द्वारा ये रथ यात्रा के लिए सभी प्रकार के व्यवस्थाएं की जाती है। पुलिस एवं अन्य फोर्सेस कुल मिला के 23,800 से ज़्यादा लोग ये व्यवस्था में आज जुड़े हैं। उसी के साथ महानगर पालिका एवं एडमिनिस्ट्रेशन एवं फॉरेस्ट एवं मेडिकल की टीम भी ये रथ यात्रा की व्यवस्था में जुड़ती है। आज सुबह ही आपने देखा कि कुछ हाथी जो कंट्रोल से बाहर गए, तुरंत ही विदिन मिनट्स फॉरेस्ट की टीम एवं पुलिस की टीम एवं महानगर पालिका की टीम ने साथ में मिलके उस हाथियों को महावत के साथ मिलके कंट्रोल में लेने का कार्य किया। सभी हाथियों के साथ इसी प्रकार से फॉरेस्ट एवं मेडिकल टीम भी साथ में ही लगाई गई है, जिसके कारण कंट्रोल में लेने में सफलता प्राप्त हुई। खास तौर पे पिछले साल के रथ यात्रा में हमने एक एक्सपीरियंस किया कि 65 से ज़्यादा बच्चे जो अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आए थे, कहीं ना कहीं ये भीड़भाड़ में वो खो गए थे। पुलिस ने उनके परिवारजनों के साथ मिलाने का काम किया। ये साल हमने एक AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 3500 से ज़्यादा कैमरे के माध्यम से अहमदाबाद पुलिस ने ये बच्चों पे नज़र बनाई रखी है। ये कैमरे के माध्यम से हर बच्चे की मूवमेंट पे खास तौर पे ध्यान दिया जाता है और इस प्रकार के बच्चे अपने परिवार के साथ शांति से दर्शन कर पाए, ऐसी भी व्यवस्थाएं सेट की गई है। कुल मिला के 16 किलोमीटर की रथ यात्रा बिल्कुल समय से रथ पसार हो रहा है। अभी मैं एवं हमारी पूरी टीम तंबू चौकी पुलिस स्टेशन पर बैठे हैं, सभी मंडलों से मिल रहे हैं। आभार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदीप भंडारी बोले, कस्बा गैंगरेप का आरोपी TMC का सदस्य। प्रदीप भंडारी ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कस्बा गैंगरेप के आरोपी का तृणमूल कांग्रेस से सीधा जुड़ाव है, वे पार्टी का सक्रिय सदस्य है। मौजूद इलाके में ममता बनर्जी की सरकार ने उसे संरक्षण देने की कोशिश की। भंडारी ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में बलात्कारियों को राजनीतिकरण संरक्षण मिल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। TMC की गुंडा संस्कृति और त्रुटिकरण की राजनीति ने राज्य में कानूनी व्यवस्था को खोखला कर दिया है। ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म को सपोर्ट करती है और बैक करती है। कस्बा गैंगरेप में भी एक्यूज्ड ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से का एक्टिव मेंबर है। आरजी का रेप और मर्डर केस के अंदर भी ममता बनर्जी विक्टिम के परिवार को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रही थी। ये वही ममता बनर्जी है जिसने पार्क स्ट्रीट
कि रेप की घटना को एक छोटा मोटा इंसिडेंट कहा था। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स और अपने राजनीतिक दबदबे को बनाने के लिए एक गुंडों की फौज चलाती है, जिस गुंडों की फौज को वो प्रोटेक्ट करती है। यही तृणमूल कांग्रेस के लोग महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म करते हैं, यही तृणमूल कांग्रेस के लोग सबूत मिटाते हैं, और यही तृणमूल कांग्रेस की सरकार एक वीक केस बनाती है। आज वापस से साबित हो चुका है कि हंसकाली रेप केस को एक लव अफेयर गॉन रॉन्ग कहने वाली ममता बनर्जी आरजी का रेप और मर्डर केस में एक्यूज्ड के साथ खड़ी होती हुई दिखने वाली ममता बनर्जी, और अब कस्बा गैंग रेप के अंदर तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति एक्यूज्ड पाया जाता है। ये सब यही स्पष्ट करता है कि बंगाल महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी सोच महिला विरोधी है। होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रहते हुए डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ममता बनर्जी की है। बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी के इस कुशासन से त्रस्त हो चुकी है, और वो बंगाल में ममता बनर्जी की ये एंटी विमेन सरकार को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी विक्टिम और विक्टिम के परिवार के साथ में खड़ी हुई है और उनको हर संभव मदद देने के लिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का दौरा किया और वहां की तैयारियों एवं कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में चल रही पढ़ाई, शोध कार्य और सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय नहीं सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुष शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए और युवा पीढ़ी को स्वास्थ्य सेवाएं के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अर्चना मंजुमदार ने कहा महिलाओं की सुरक्षा कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मंजुमदार ने कोलकाता में सामने आए कथित सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि एक मां और पश्चिम बंगाल की महिला होने के नाते वे इस घटना से गहरा आहत है। अर्चना ने मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए राज्य पुलिस प्रमुख से 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारियों के आरोप, घटनास्थल की जांच, मेडिकल रिपोर्ट समेत पूरी जानकारी की मांग की है। उन्होंने बताया कि पीड़िता को कलकत्ता नेशनल मेडिकल सेंटर में जांच के लिए भेजा गया था। आधिकारिक से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ित से शीघ्र ही मिलने का प्रयास किया जाएगा ताकि स्थिति का सटीक आकलन किया जा सके। अर्चना ने सवाल उठाया कि इस तरह की घटना में महिला और छात्राओं की सुरक्षा कहाँ जाती है। Shocking. As a mother, as an woman of West Bengal, I'm really very annoyed. Not only from NCW side, we have taken suo motu cognizance. We have asked DG Police to answer within 72 hours in details, including arrests, sections, crime scene examination, medical examination, everything. Within 72 hours, and I feel physically, because I am located at Kolkata, I'll be meeting victim today or tomorrow. And I talked with the officer in charge of the concerned PS also. He reported that the victim has been sent to Calcutta National Medical College for medical examination, and 3 of them are arrested already. And whatever action is being taken post facto after the incidents occurred, my question is why it happened. Where is security of women, security of girl students? Where is security of in Arjik or in this law college, Kasba, or wherever?
incidences are increasing day by day in its number, in its severity, in its it's not describable. It's heinous, not only, and those who are doing this, committing this type of acts, they are, in Bangla we call Raja Raja, and they are king of king, because they know they had good relation with the ruling party, and they are well known to them, so law and order is not for them. There are some special category who can at any time can cause anything to women. This is one part. Other part is, no one during last few years, no one in rape case or attempt to rape case or rape and murder case has been happened to custodial this thing. Nothing like that. They are escaped. In RG Kar we see the true culprits are escaped, here also, everywhere. So they don't care much. They know this thing will happen and after some time it will come down. And the other part is respect for women. I mean, where is security, safety, dignity and modesty of women stands today in West Bengal? Whenever anything happens, the leaders, the police, the administration, they start saying this is happening in Manipur, here, there, Hathras, all these nonsense things. Where do women of Bengal, West Bengal stand today really? And what real action has been taken by government and administration and judiciary till today on these facts? 3 days back I went to Canning where a girl was raped, murdered. She's 15-year-old girl. Her mother is married again and brother goes for a job outside. She stays at home alone. You have seen this belongs to Jivantala Thana. There, the girl is gang raped and murdered. And police is telling that this is a case of poison. Even the ruling party, MLA, Panchayat, they have taken this role of burning as it was done in case of RG Kar. So it's really pathetic. It's I don't see anyone really coming forward for solving this problem. This is a moral derogation. This is an administrative failure. This is a horrible condition for girls to go out. If they will stay home alone, they will not go for study, they will not go for work. So this question remains, but Commission will not stand still. Commission will do its as much as they can. We have already taken suo motu cognizance. We have written to DG Police. We talked with Police Administration. We'll see visit. We'll write letters to them and all other necessary actions. You will see in course of time. I am not going to leave them without anything. It's very unfortunate. Ma'am, today accused is production in Alipur court. 5 days police custody. What is your reaction? This custodial time in police, they should utilize the period for proper interrogation, not for feeding or appeasing them. This is my request to concerned police and other interrogating people, because here we find end of the day they can't serve us much positive things, because what is the background? How did they dare to commit this type of rape in college campus? Who's the backbone? Who made it possible? How it could be? An ex-student staying in the area, ruling the party. It's all related to illegal admission and illegal, dadagiri, and equally commanding. And they do not, I told you, they are Raja. They can do anything. They are above law and order. So this concept in ruling party is, has dragged the fact here only. The girl is raped in college campus. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। अहमदाबाद पुलिस ने रथ यात्रा में एंट्री ड्रोन गन का इस्तेमाल शुरू किया। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने नई तकनीकी अपनाई है। पुलिस ने अब ड्रोन की निगरानी के साथ साथ अधिकृत ड्रोन पकड़ने और रोकने के लिए एंट्री ड्रोन गन का इस्तेमाल कर रही है।
इस गन की मदद से पुलिस रथ यात्रा मार्ग के ऊपर उड़ रहे अधिकृत ड्रोन को तुरंत पहचान कर नियंत्रण में ले सकती है। जय हिंद सर, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मैं एक्सेस कैडेस एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर से हूँ। सर ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं ये बेसिकली डिटेक्शन एंड जैमिंग यूनिट है। ये ड्रोन्स को डिटेक्ट करती है, आफ्टरवर्ड्स उसको जैम कर देती है। और ये यूनिट जो है ये हम लोग ऑलरेडी 100 नंबर्स वी हैव सप्लाइड टू इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। और पीछे आप हमारी जो यूनिट है इसमें दो तरीके की हैं। एक हैंडल डिटेक्शन एंड जैमिंग यूनिट है जिसकी रेंज हमारी 1.5 किलोमीटर्स टू 2 किलोमीटर्स होती है। एंड सेकेंडली दूसरा हमारा मैनपैक है, उसमें हम दो तरीके के एंटीने यूज करते हैं। जो मैनपैक है हमारी बेसिकली वो जैमिंग यूनिट है जो ड्रोन्स को जैम करती है। उसमें हम दो तरीके के एंटीने यूज करते हैं, एक ओमनी डायरेक्शनल एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शनल। तो ओमनी डायरेक्शनल की जो हमारी रेंज है इट्स अबाउट 2 किलोमीटर्स एंड फॉर डायरेक्शनल एंटीना वी कैन गो अप टू 6 किलोमीटर्स। अगर आज की रथ यात्रा की बात की जाए तो कितना ड्रोन ऑफिशियली है और कितना अनऑफिशियली आपने डिटेक्ट किया? सर वी हैव डिटेक्टेड मोर देन 21 ड्रोन्स एट अ टाइम। किस प्रकार कार्रवाई करते हो? तो अगर आपको पता चलता है कि ये ड्रोन हमारा नहीं है तो किस प्रकार आप कैसे करते हो? सर एक्चुअली में जो डिपार्टमेंट के ड्रोन्स होते हैं उनको ऑलरेडी हम लोग अपनी लिस्ट में ऐड करके रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और ड्रोन होता है तो वो रेड कलर में हाईलाइट होता है। सो वी कैन आस्क द ऑफिशियल आइदर वी वांट टू जैम इट और नॉट। सो इफ दे अलाउ अस तो वी विल जैम इट। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मशहूर अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का दिल का दौरा पड़ने से निधन। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। कांटा लगा जैसे म्यूजिक वीडियो से मशहूर हुई शेफाली ने अपनी खास पहचान बनाई थी। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ट्वीट कर कहा, बेहतरीन अदाकाराओं में से एक शेफाली जरीवाला की मौत की खबर सुनकर दुखी और स्तंभ हूँ। वे एक शानदार इंसान थी और बेहतरीन कलाकार थी। ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलिब्रिटीज लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। I am shocked to hear the tragic demise of one of the finest actress, Shefali Jariwala, due to cardiac arrest. She was just 42 years old. There is no age to go. A very good human being, a brilliant actress, and a great loss to the industry. I, on behalf of the Directors Association, IMPA, and Federation of Western India Senior Employees, pay my respect and tributes, my condolences to the family of Shefali, her husband, and to all the near ones. It's really a great loss to the industry. An actress who rose up to the stage of success, a person who worked very hard and really became a star in the industry, made her own mark in the industry, and her presence in the industry was brilliant. It's really a very tragic loss. We rose up early in the morning, you wake up and get to listen to this tragedy. Is really sad. We all are with the family. We all are there with the family to face this this tragedy, whatever has occurred in the family. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरूच में मनरेगा घोटाला, कांग्रेस नेता हीरा जोतवा गिरफ्तार। गुजरात के मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। भरूच पुलिस ने कांग्रेस नेता हीरा जोतवा, उनके बेटे दिग्विजय जोतवा और राकेश
दर्ज को गिरफ्तार किया है। भरूच एमपी मयूर चावड़ा के मुताबिक जिले के डीडीओ को शक हुआ कि 56 गांव में अवैध तरीके से कार्य हो रहा था। शुरुआती जांच में के दौरान 11 गांव में काम का सर्वे किया गया और पाया गया कि मनरेगा फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने जाली दस्तावेज, फर्जी जॉब कार्ड, सरकारी धन की हेराफेरी और साजिश की शिकायतें दर्ज कराई गई है। हीरा जोतवाला किसी और नाम पर एजेंसियां चला रहे थे और पैसा उनके रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करा गया था। वहीं दिग्विजय जोतवाल के निजी खाते में भी सरकारी पैसा ट्रांसफर किया गया था। सबके पराजित परेशान ખુલીને બોલો સત્ય પરેશાન થઈ શકે, પરાજિત ન થઈ શકે. સત્યનો વિજય જ રહેશે. તપાસ બરાબર ચાલે છે અને વિશ્વાસ છે પોલીસ ઉપર, તંત્ર ઉપર. જે હશે બહાર આવી છે. लड्डू भाई आगे बेचा हाँ बाजू में नहीं चल से आगे करान बेचा भाई लड्डू भाई आगे बेचा तू पाछड़ नहीं गाड़ी में તમે પાછળ ની ગાડી में बंद कर दो बाहर ले ले दो તમે આવી ગયા ને जी स्टार्ट सर। भरूच में मनरेगा योजना में किसी तरह की गैररीति हुई है, इसका डाउट आते ही डीडीओ श्री भरूच ने एक प्राइमरी इंक्वायरी शुरू की। ये प्राइमरी इंक्वायरी भरूच के 56 विलेजेस में शुरू करी गई, जिसमें से प्राइमरी लेवल पे 11 विलेजेस का उन्होंने सर्वे किया और उनको पता चला कि इसमें गवर्नमेंट मनी साइफन हुआ है और वो भी गलत तरीके से। उस कंटेक्स्ट में उन्होंने भरूच पुलिस को एक कंप्लेन दी और उस कंप्लेन के बेस पे भरूच शहर ए डिवीजन में एक एफआईआर दर्ज हुई, फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट, साइफनिंग गवर्नमेंट मनी इलीगली और एक कॉन्स्पिरेसी। ये गुना दर्ज होने के बाद, गुना काफी बड़ा था और काफी डिटेल में था, डॉक्यूमेंटेशन काफी था, इसलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना करी गई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सुपरवाइज कर रहे एक डीवाईएसपी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं आरएम मसावा। उनकी प्राइमरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में हमने गांव के सरपंच, गांव के तलाटी, पंचायत ऑफिस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी, उसी ऑफिस में काम करने आउटसोर्स के अन्य कर्मचारी और जहां से मटेरियल आता है वो मटेरियल सप्लाई करने वाली अलग अलग एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके स्टेटमेंट लिए गए। ये स्टेटमेंट लेने के बाद हमारी टीम उस जगह पे गई जहां पे ये काम नहीं हुए हैं या आधे हुए हैं या उसमें कुछ और तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। उस जगह पे जाके उसका पंचनामा करने के लिए पूरी प्रोसेस करी गई और टेक्निकली ये पाया गया कि जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल जिस तरह से बिल रखे गए उस तरह से नहीं है, एक। और दूसरा, वो बिल में जो मनरेगा योजना के अंदर रेशियो होता है 60:40 का, वो रेशियो मेंटेन नहीं किया गया। कहीं पे काफी सारा मटेरियल यूज किया गया, कहीं पे मैन पावर की जगह मशीन पावर यूज करके काम किया गया और कहीं पे काम ही नहीं हुआ है। इस कंटेक्स्ट में प्राइमरी हमारे जो दो एजेंसीज थी, जलाराम एजेंसी और मुरलीधर एजेंसी, इन दो एजेंसी के प्रोप्राइटर जो अभी भाग रहे हैं उनकी सारी डिटेल हमने इकट्ठा करी। सारे गवर्नमेंट मनी जिस जिस अकाउंट में गए, वहां से कहां साइफन हुए, ये सारी डिटेल हमने आइडेंटिफाई करी और बाद में हम नतीजे पे आया कि इसमें मात्र ये दो एजेंसी नहीं, अन्य काफी लोग भी शामिल है। इसीलिए
पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने कल रात को सोमनाथ से हीरा जोटवा नाम के आदमी को अरेस्ट किया है, जो ये एजेंसीज किसी और के नाम से चला रहे थे और ये जो गवर्नमेंट मनी है वो उनके और उनके रिलेटिव के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। उसके अलावा कल ही एक टेक्निकल सुपरवाइजर है हासोट तालुका का, जो ये सारे फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाता था, गलत साइंस करता था और ग्राउंड के ऊपर काम खत्म हो गया है वो गलत तरीके से बता के गवर्नमेंट में रिपोर्ट करता था और फिर गवर्नमेंट पैसे रिलीज करवाता था। ये बंदा है राजेश टेलर, ये आउटसोर्स का बंदा है, आउटसोर्स का एम्प्लॉय है और उसको हमने कल अरेस्ट किया है। उसके अलावा श्री हीरा जोटवा के बेटे दिग्विजय जोटवा, उसका इन्वॉल्वमेंट भी इस तरह से पाया है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का पैसा है वो ये दो एजेंसी से उसके प्राइवेट अकाउंट और उसके कंपनी अकाउंट में गिरा है और उसने पर्सनल यूज के लिए ये पैसा यूज किया है। उसको अभी हमने गिर सोमनाथ से अरेस्ट किया है। अभी तक इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और हमारा एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू गलत जॉब कार्ड बनाना, जो जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनकी साइन लेके उनके अकाउंट में पैसा डालना, उस अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में डालना और वहां से पर्सनल यूज के लिए डालना, इस तरह से पूरा जो गवर्नमेंट मनी इलीगली साइफन हुआ है पूरी चैनल हमको मिली है और उस बेस से हमने 3 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। आगामी समय में और जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट आएगा उन लोगों को इस केस में अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी रथ यात्रा 2025 में AI कैमरों से ट्रैफिक और भीड़ की निगरानी। पुरी में रथ यात्रा 2025 के अवसर पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। ADG ट्रैफिक दयाल गंगावर ने जानकारी दी। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इस बार AI आधिकारिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो ट्रैफिक और भीड़ की निगरानी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल भक्तों ने ट्रैफिक प्रतिबंधों और नियम योजनाओं का पालन किया और आज भी वही नियम लागू रहेंगे। भुवनेश्वर और कोणार्क से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें पार्किंग, पैदल मार्ग और बैरिकेडिंग शामिल है। जय जगन्नाथ। कल जो ट्रैफिक हम लोग का रेस्ट्रिक्शंस, ट्रैफिक का रेगुलेशंस, ट्रैफिक का कंटिजेंसी प्लान्स जो था वो कल श्रद्धालु लोगों ने बहुत हम लोग की मदद की हमारे साथ। उन्होंने काफ़ी, हमने जो रेस्ट्रिक्शंस किए उन्होंने उसको माना, उसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं। आज भी वही सब रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगे, इनसाइड ट्रैफिक के लिए भी, आउटसाइड ट्रैफिक के लिए भी। और हम प्रार्थना करते हैं सबसे कि जो हमने रेस्ट्रिक्शंस किए थे आज भी जो रहेंगे उसके सब पूरी वासी और जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं वो उसको हमारे साथ थोड़ा साथ दें। जैसे कि हम अपने जगन्नाथ प्रभु के जो भी श्रद्धालु आए हैं, ट्रैफिक का इश्यूज कुछ ना हो और सब ठीक से रहे। बिल्कुल, भुवनेश्वर तरफ से जो श्रद्धालु आएंगे, ब्रह्मगिरी तरफ से जो आएंगे, कोणार्क तरफ से जो आएंगे, कल जो अरेंजमेंट किया गया था वही अरेंजमेंट आज कंटिन्यू रहेगा और ऑलरेडी हमारा अरेंजमेंट शुरू हो गया है। इसलिए हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि उस हमारे जो रेस्ट्रिक्शंस को, हमारे अरेंजमेंट्स को, उसको फॉलो करें, जैसे कि हम सबकी सहूलियत के उन सबको हम अपना काम कर सकें। वो हमको फ़ायदा मिल रहा है और कंजेशन को देखने में, और हमारे ट्रैफिक टीम्स को, ट्रैफिक ऑफिसर्स को जो डिफिकल्ट जगह में लगे हुए हैं, पार्किंग एरियाज में लगे हुए हैं, उनको मदद किया, वो मदद कर रहे हैं। वो सिस्टम, ये सिस्टम मदद कर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान जगन्नाथ सबको देते हैं दर्शन, पूरी करते हैं मनोकामनाएं। पुरी की रथ यात्रा 2025 में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। इन्हीं में शामिल श्री स्वामी नारायण मंदिर
वड़ताल से आए स्वामी श्री सुख दर्शन दास, जिन्होंने आज सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। उन्होंने कहा, हम गुजरात से आते हैं और आज रथ यात्रा का बहुत बड़ा उत्सव है। भगवान जगन्नाथ सबको दर्शन देते हैं, स्वयं निकलते हैं। ये मेरे जीवन का सबसे शुभ और अद्भुत क्षण है। स्वामी जी ने आगे कहा कि रथ यात्रा का महत्व अतुलनीय है। जो भक्त इस यात्रा में भगवान के दर्शन करता है, उसी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं। सबको मेरा जय जगन्नाथ। हमारा नाम स्वामी श्री सुखदर्शन दास जी है। हम गुजरात से, हमारा मंदिर वड़ताल स्वामीनारायण टेम्पल, इसमें गुजरात में बहुत बड़ा भगवान स्वामीनारायण का मंदिर है। हम लोग वहां से आए हुए हैं। आज रथ यात्रा का बहुत ही बड़ा पावन पर्व है। तो भगवान पूरे साल में एक ही बार ऐसे सामने से दर्शन देने के लिए सबको आते हैं कि आओ भक्तों, मेरे दर्शन कर लो, मेरे दर्शन कर लो। तो हमने भी आज सुबह में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, सुभद्रा जी का रथ था उनके दर्शन किए, बलभद्र भैया के रथ के दर्शन किए। मतलब आज रथ यात्रा का इतना महात्म्य है कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। और ये रथ यात्रा में जो आए हुए लोग हैं, वो भी उतने उत्साह से, यहाँ हम देख रहे हैं कि कितने उत्साह से सब लोग आ रहे हैं। लाखों लोग यहाँ, कल भी हमने दर्शन किए थे, तो बहुत ही अच्छा हमें अनुभव हुआ। और हमें भी भगवान जगन्नाथ की हम पर बहुत बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने हमें साथ में दर्शन दिया। और साथ साथ में कहने का मुझे आनंद होगा कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट एवर इन माई लाइफ, दैट बिकॉज आई लिव इन माई पास्ट, I live in my present, the first time that I have did the darshan of this Jagannath Bhagwan. So I am very fortunate to be a part of this crucial moment, and thank you, because Bhagwan Jagannath, this is the Lord of the universe. Jagatah natheti Jagannath. ये भगवान जगन्नाथ है, वो सबके स्वामी है, जगत के स्वामी है, लेकिन पूरे यूनिवर्स के भगवान है। और न तो केवल पुरी के लिए, न तो केवल ओडिशा के लिए, न तो केवल इंडिया के लिए, ये पूरे विश्व के लिए पूजनीय स्थान है। और ये रथ यात्रा का पर्व तो बहुत ही फेमस है, और इसमें हमने पार्टिसिपेट किया। हमको क्या धन्य भागी हम मानते हैं। आपको खूब आनंद हुआ। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि थोड़ी देर में यहाँ पूजा विधि सब चल रही है, तो थोड़ी देर में यहाँ से रथ आगे जाएगा, खींचा जाएगा। यहाँ से गुंडीचा माता जी का मंदिर यहाँ से बस थोड़े 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कल से रथ यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन जगन्नाथ भगवान इतने नटखट है कि अभी वहाँ के वहाँ ठहरे है, अभी आगे गए ही नहीं है। सुभद्रा मैया बीच में है, बलभद्र भैया आगे पहुँच गए हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान कल के यहाँ के यही, आज यहाँ से 9-10 बजे यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी और गुंडीचा मंदिर जाके खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टरों पर हमला। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वरिष्ठ डॉक्टर पर रात के समय अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। RWA जीटीबी अस्पताल परिसर के अध्यक्ष केरल सिंह ने बताया कि डॉक्टर एक नियमित दौरे पर RWA टीम के साथ मौजूद थे। रात करीब 8:30 बजे और 9 बजे के बीच कुछ बाइक सवार आए। जब उन्होंने अस्पताल परिसर में रोककर पूछताछ की तो उन्होंने पहले दुर्व्यवहार किया और बाद में डॉक्टर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि उसमें से एक व्यक्ति खुद को दिल्ली पुलिस का ASI बता रहा था। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है। केर सिंह है, मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जीटीबी हॉस्पिटल कैंपस का प्रेसिडेंट हूँ। क्या वारदात हुई सर, डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है और क्या वजह रही? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है आज शाम के टाइम। एक्चुअली डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुलदीप यहाँ पे प्रोफेसर है मेडिसिन में, और आजकल ये वार्डन भी हैं। तो ये रोजाना रूटीन की तरह जैसे रूटीन में राउंड लेते हैं, आज भी राउंड पे थे। और RWA के चीफ पैटर्न भी हैं, तो RWA की पूरी टीम भी इनके साथ थी। और पहले हॉस्टल की तरफ जो रोड है उसका राउंड लिया था, उसके बाद हम कैंपस की तरफ राउंड ले रहे थे। तो 9 बजे के आसपास, 8:30 और 9 के बीच में 3-4 लड़के बाइक पे आते हैं, 2 बाइक पे। जब उनको वहाँ पे रोका गया और उनसे पूछा गया तो वो रुके नहीं और वो गाली देते हुए आगे निकल गए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करके गेट को बंद करवाया गया। और जब पूरी टीम गेट पे पहुंची तो वहाँ पे जब उनसे इंट्रोगेट किया गया, पूछा गया
कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, तो वो सीधा जवाब देने की बजाय गाली गलौज करने लगे। और जब डॉक्टर साहब ने उनको समझाया कि भाई ये तो सरकारी कैंपस है, यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है आउटसाइडर्स का, तो वो गाली गलौज उन्होंने और अपनी बढ़ा दी और डॉक्टर साहब के ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। उनके हाथ में कोई लिक्विड की एक कैन थी जो पन्नी के अंदर थी, पॉलीथीन के अंदर थी, पॉलीथीन के अंदर कुछ और भी सामान था भारी, तो वो हिट कर दिया सिर के ऊपर। तो उससे डॉक्टर साहब के जो सिर में वो काफ़ी ब्लीड हो गया। उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई है मौके पे, एसएचओ को फ़ोन किया, पहले पीसीआर को फ़ोन किया, उसके बाद एसएचओ साहब भी आ गए थे मौके पे और एसएचओ साहब उनको ले गए थे अपनी जिप्सी में बिठा करके। अभी वो तीनों थाने में ही हैं। उनमें से एक अपने आप को एएसआई बताता है कि मैं दिल्ली पुलिस में एएसआई हूँ और वो हमें थ्रेटनिंग भी दे रहा था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी तो ऊपर तक पहुँच है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या स्ट्राइक पे जा सकते हैं डॉक्टर्स या सिक्योरिटी की कोई मांग कर सकते हैं? सिक्योरिटी की मांग हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और उसमें हमने कहा है कि भाई हर एक गेट के ऊपर एप्रोप्रिएट जो नंबर है सिक्योरिटी का वो होना चाहिए कैंपस के अंदर, क्योंकि कैंपस एक बहुत बड़ा वास्ट कैंपस है, उसके हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम है। तो यही कारण है कि वहाँ पे जो तादाद है वो लोगों की आवाजाही है वो ज़्यादा रहती है और जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड की जो संख्या है वो बहुत कम है, उसको देखते हुए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर कुलदीप कुमार बोले, बिना उकसावे के की गई मारपीट। दिल्ली के प्रतिष्ठित गुरु तेल बहादुर अस्पताल परिसर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। रविवार रात अस्पताल के एसोसिएशन प्रोफेसर और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर कुलदीप कुमार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। डॉक्टर कुमार के मुताबिक RWA की पूरी टीम हॉस्पिटल और परिसर की नियमित सुरक्षा जांच पर थी। उनका कहना है कि कुछ समय पहले कैंपस में छेड़छाड़ और हत्या का मामला भी सामने आया था, इसलिए हम अपने छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। कुलदीप कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एंड वार्डन ऑफ बॉयज हॉस्टल, 2 हॉस्टल्स राइट नाउ, एंड चीफ पैटर्न हूँ मैं, मुख्य संरक्षक जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका। सर ये क्या वारदात थी? कुछ लोगों ने हमला किया बताया जा रहा है? नहीं, हमला नहीं किया। एक्चुअली हम लोग रूटीन सिक्योरिटी उस पर राउंड पे थे, पूरी टीम थी हमारी RWA की और मैं भी था। ये कुछ आउटसाइडर, चूँकि कुछ आउटसाइडर जो है कैंपस में न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कोई उल्टा सीधा काम करते हैं। और अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे इधर एक केस हुआ था मोलेस्टेशन का, इससे पहले कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ है यंग लड़के का, और वो आउटसाइडर उन्होंने मर्डर करके चले गए। तो सिक्योरिटी से हम काफ़ी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हैं, क्योंकि हमारे पास करीब 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं और हमारे पास 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, उसमें सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल है। तो सभी की सिक्योरिटी के इंश्योर करने के लिए हम अपना रूटीन राउंड, हमारा रूल है कि हम 8 बजे के बाद हमारी पूरी टीम निकलती है शाम को, और मॉर्निंग में भी इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई अनवांटेड कोई लोग कैंपस में ना आए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये रूटीन हमारा राउंड था। जब ये लोग आए और इन्होंने पहले गाली गलौज किया, इसके बाद बिना किसी प्रोवोकेशन इन्होंने असॉल्ट किया। प्रोबेबली वो लोग दारू पिए थे और उनके हाथ में जो उन्होंने हिट किया, जो हार्ड ऑब्जेक्ट था, वो एक दारू की बोतल थी और उसके अंदर कुछ कैन थी। उन्होंने मुझे सर के ऊपर मारना चाहा, बिल्कुल मतलब एक तरह से हत्या के इंटेंस से ये किया था, लेकिन चूंकि मेरी सारी टीम थी और मैंने एकदम से बचाव किया और वो फोरहेड पे मेरे सर सामने माथे पे लगा और काफ़ी डीप लैसरेशन है। इसके बाद प्रोफेस ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज़्यादा। मेरे स्टूडेंट्स भी थे वहाँ, सब लोग आए, उन्होंने पकड़ा। इसके बाद पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी आई और उसमें ये क्लेम कर रहा था एक आदमी कि वो SI है और ये कह रहा है कि आज तो मैं चला जाऊंगा, कल के दिन तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हें गोली मारने यहीं आऊंगा दोबारा। उसने ये थ्रेट किया सबके सामने कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें गोली मारूंगा। वो अपने आप को SI क्लेम कर रहा है। कौन से थाने का था ये बताया कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया। उसके बाद बिकॉज वो हमने उसको, हमारे RWA ने कहा कि आप वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, लेकिन उसने आइडेंटिटी कार्ड शो नहीं किया। अभी शायद अभी मेरे RWA ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो SHO को बताया उसने, एंड SHO का शायद उसके प्रति कुछ नरम रवैया, चूंकि मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मेरे RWA के लोगों ने बताया कि शायद SHO का नरम रवैया है उसके प्रति। इसके बाद अभी हमारे सारे लोगों ने प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म किया। प्रिंसिपल सर का कॉल आया, कल मॉर्निंग में मीटिंग है, इंस्टीट्यूशनल FIR कल मॉर्निंग में मीटिंग के बाद की जाएगी। MD सर जो हैं हमारे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह सर का फ़ोन आया
सर अभी आ रहे थे, मैंने कहा सर 9 पे आने का जरूरत नहीं है आपको। कल मॉर्निंग में हमारा अदरवाइज वैसे भी राउंड था सर का, सिक्योरिटी इश्यूज के लेके और बहुत सारे इश्यूज को लेके कल एमडी सर राउंड लेने वाले थे 9 बजे, तो वैसे भी हमारा प्लान था। तो सर कल मॉर्निंग में आएंगे और जो भी मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्या स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं डॉक्टर? नहीं, मैं तो फैकल्टी हूँ, मैं तो, मेरे बच्चे हैं, ये है ना, मेरी जॉब है, मेरा काम है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर बच्चे वो डिसाइड करेंगे, बच्चे आरडीए है और स्टूडेंट यूनियन है, मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, और मेरे बच्चों ने पहले भी डिमांड किया है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से और पुलिस से सिक्योरिटी के लिए मांगा है। लेकिन अगर सब कुछ होते ही हुए भी अगर मर्डर हो जाता है, अगर वो भी इतने हाई एंड कैंपस में जहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स रहते हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल है, अगर इतनी सारी इलीगल एक्टिविटी होती है, बहुत आउटसाइडर यहाँ पर झुग्गी बना के रह रहे हैं, अनवांटेड लोग आ रहे हैं, उनको कौन बसा रहा है? प्रीवियस कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, कुछ अनऑथराइज्ड पार्किंग 12 कारें हमने परसों पकड़ी, कल 2 लोगों को हमने 2 गाड़ियों को पुलिस को हैंडओवर किया, 12 लोग बाहर की थे, गाड़ियां पार्क थी, पता चला कि प्रीवियस गवर्नमेंट का एक लीडर इन्वॉल्व था उसमें, वो पैसे लेता था यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमने पकड़ा। इस वजह से भी रीजन हो सकता है क्योंकि क्रिमिनल्स हैं ये लोग। हमने चूंकि रिसेंटली अभी 5-6 डेज से अपने कैंपस में ये सारी चूंकि सिक्योरिटी ड्रिल जो है और ये एक्टिविटी हमने थोड़ा सा बढ़ाई है, शायद इसलिए भी मेरे ऊपर अटैक किया है। सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर कुलदीप के ऊपर अटैक क्यों किया, तो वो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि डॉक्टर कुलदीप, बिकॉज आई एम लीडिंग माई टीम, और मैं अपने बच्चों को भी गाइड कर रहा था, अपने सब बच्चों को ट्रेन कर रहा था कि बेटे किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो आई थिंक दैट माइट बी द रीजन। एफआईआर हो गई है? एफआईआर मुझे नहीं पता, हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, हमने एक एप्लीकेशन दे दिया। एफआईआर की कॉपी मिली अभी आपको? अभी एफआईआर की कॉपी नहीं मिली, हमने एप्लीकेशन वगैरह सारे हमारे दे दिया है। पुलिस ने पार्सल स्टेटमेंट मेरा लिया है, इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद मॉर्निंग में वो शायद पुलिस आएगी और मेरा कंप्लीट स्टेटमेंट देगी। और आरडब्ल्यू के जितने विटनेस थे और मेरे स्टूडेंट्स थे सारे, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट बहुत एजिटेटेड थे, मैंने अपने स्टूडेंट को रोका कि नहीं, कुछ नहीं करेंगे आप लोग कोई भी, और ये सारा हम वी विल अडॉप्ट द लीगल वे ऑफ टैकलिंग दिस सिचुएशन। और स्टूडेंट ने फिर इसके बाद माना, स्टूडेंट ने हम उनको समझाया भी कि बेटे कोई स्ट्राइक वगैरह पे भी नहीं जाएंगे, कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पेशेंट को इनकन्वीनियंस हो और किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि गवर्नमेंट पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पांस देखते हैं, बिकॉज ये पहली बार हुआ है कि सीनियर प्रोफेसर को इस तरह से हिट किया गया है, और वो भी मैं चीफ पैटर्न और हॉस्टल वार्डन होने के बाद। अगर हॉस्टल वार्डन अगर सेफ नहीं है तो मेरे स्टूडेंट कैसे सेफ है, ये प्रश्न है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू सांसद ब्रुजलाल बोले वैष्णो देवी में जन शिकायतों की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए भाजपा सांसद ब्रुजलाल ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि संसदीय समिति इस क्षेत्र में जन शिकायतों और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही है। उन्होंने बताया कि करीब 7-8 सांसद पहले ही जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और बाकी श्रीनगर में शामिल होंगे। ब्रुजलाल ने कहा कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, जहां समिति के एजेंडे में शामिल जन शिकायतों को लेकर मंदिर बोर्ड के CEO से चर्चा होगी। श्रद्धालुओं के किसी तरह की समस्याएं हो रही है और उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही है, इस पर बातचीत की जाएगी। आज जिस तरह पार्लियामेंट्री जो आपका डेलीगेशन आया है, सर क्या प्रोग्राम रहेगा, कितने पार्लियामेंट्रियंस आए हैं सर? ऐसा है कि हमारे करीब 6-7 पार्लियामेंट्री यहाँ चुके हैं, बाकी आएंगे श्रीनगर में। अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी में जो एक हमारा इस कमेटी का एजेंडा होता है पब्लिक ग्रीवांसेस, तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे वहाँ के CEO से कि जो DOTs आते हैं क्या प्रॉब्लम होती है उनके लिए, क्या स्कीम है उनकी सुविधा के लिए, क्या चीज़ किया जा रहा है, उस पर हम वहाँ डिस्कस करेंगे। आ जाएंगे फिर यहाँ पर हम बैंक के साथ मीटिंग कर रहे हैं आज। उसमें पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें वो है पावर ग्रिड है, और 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और है। तो यहाँ आकर के उसको यहाँ बैठक करेंगे और वहाँ पर पब्लिक ग्रीवांसेस की वहीं पर करेंगे भवन में। तो सर श्रीनगर का क्या प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि श्रीनगर पहलगाम में पहला डेलीगेशन आ रहा है इसके हम प्रयास करेंगे जरूर जाने का, जाना चाहिए और हम प्रयास करेंगे वहाँ जाने की। पहलगाम का
हाँ, बीच में समय मिलेगा हम जरूर प्रयास करेंगे। तो सर आप क्योंकि बाहर भी गए थे, जब सारे लोग गए थे, कमिटीज़ गई थी, तो वहाँ पहलगाम अटैक के बारे में आपने जी हाँ, विचार रखे सर? पहलगाम में हम के बारे में जब हम लोग वहाँ गए, जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसमें हमारी 9 की टीम थे और ऑल पार्टी डेलीगेशन था। तो वहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वहाँ बताया था और हमने ये कहा था कि वहाँ पर किस तरह से 26 लोगों को अलग करके, धर्म के नाम पर अलग करके, फिर उनको वाइफ्स के सामने, उनके किड्स के सामने उनको गोली मार दी गई। और उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब इसका हम बदला टेररिस्ट से लेंगे। पाकिस्तान ने कहा था उन टेररिस्ट लेंगे उनके ठिकानों पर। हमने 15 दिन का मौका दिया पाकिस्तान को कार्रवाई करे, नहीं हुआ तो उनके हमने, हमारा स्ट्राइक विथ प्रिसीजन था। इस चीज़ को कई कंट्रीज ने बहुत लाइक किया कि हमारा जो स्ट्राइक था, हमारी टेक्नोलॉजी कि हम लोगों ने पिन पॉइंट वहीं पर किया और 9 उनके टेररिस्ट के ठिकाने बर्बाद कर दिए। उसके बाद जब इन्होंने हमारे ऊपर सिविलियन पर हमला किया, यहाँ तो हमारे एक IAS अफसर मारे गए, और उसके बाद तो हमको अपनी रक्षा में, प्रतिरक्षा में करना पड़ा और हम 11 एयरबेस से तबाह कर दिए। उसके बाद उन्होंने घुटने टेक दिए, सीज फायर के कहा, हमने मान लिया। क्योंकि अब कई लोग कहते हैं क्यों नहीं आगे बढ़ाया, उन्होंने घुटने टेक दिया। हमारा टारगेट था टेररिस्ट और उसको हमने बर्बाद किया। पाकिस्तान से वैसे कटोरा लिए घूम रहा है और हम उसी ज़माने में जब हम जापान में थे, तब जापान को सरपास करके हम चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था बने थे। तो हम तो 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं और पाकिस्तान जिससे हालत है पूरी दुनिया जानता है। तो इसलिए हमने अपना टारगेट अचीव किया और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमने ये भी कहा कि अगर किन्होंने फिर जुर्रत की तो ये हम इसको मानेंगे कि अगर टेररिज्म हुआ तो उसको हम मानेंगे दिस इज वॉर अगेंस्ट कंट्री, और जो वॉर में एक्शन लिया जाता है वो हम लेंगे। सर टूरिज्म का सेक्टर से मिलेंगे आप? श्रीनगर जैसे जा रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, टूरिज्म सेक्टर जो है टूरिज्म सेक्टर तो जम्मू कश्मीर की जान है। और कोई मीटिंग रहेगी सर श्रीनगर में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से रहेगी, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रहेगी। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।